हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की दोबारा एक लेक्चर जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं। वो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का सीरीज। इससे पूर्व ही मैंने बहुत से लेक्चर ऑलरेडी आपको दे रखा हूँ। कम से कम 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ पर आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। आप वहाँ पर 73वां संविधान संशोधन को लेकर के प्रश्नों को देख सकते हैं। और आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो है नगर पालिका से संबंधित कैसे प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, अर्थात हम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की 92 की बात यहाँ पर करेंगे, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, जिसने भारतीय संविधान में भाग 9 क जोड़ा और अनुसूची के तौर पे 12वीं अनुसूची हमें दिखाई देती है। इस 74वें संविधान संशोधन 1992 जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, उसके अंतर्गत हमें कुल 18 अनुसूचियां 18 अनुच्छेद दिखाई देते हैं, जो कि अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक दिया गया है। तो बात करते हैं इसी 74 संविधान संशोधन को लेकर के प्रश्नों को, और साथ ही साथ हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत कुछ धाराओं की बात करेंगे जिससे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे सभी प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रथम प्रश्न की, क्या दिया गया है देखिए, और उसका हम एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ देखते रहेंगे। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। अब आपके पास 4 स्टेटमेंट के तौर पर विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है पहला राज्य निर्वाचन आयोग, द्वितीय राज्य वित्त आयोग, तृतीय जिला पंचायत, और चौथे में कह रहे हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी। अब इन चारों में से अगर हम प्रथम 3 की अगर बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम 3 की अगर बात किया जाता है जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये तीनों ही भारतीय संविधान में इनकी बात की गई है, इनका उल्लेख दिया गया है। अगर बात करें हम राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्य निर्वाचन आयोग आपको 243 के में दिखाई देता है, 243 के, जबकि राज्य वित्त आयोग आपको 243 आई के अंतर्गत दिखाई देता है। और बात करें अगर हम जिला पंचायत की, तो आपके पास 243 बी अनुच्छेद के अंतर्गत जिला पंचायत हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर? तो मतलब ये हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बात कही गई है वो भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन जब बात हम राज्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें, तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन अधिकारी जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ, स्टेट चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो आपको पता ही है कि भारत में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उनकी सहायतार्थ हेतु ये अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें कोई अनुच्छेद दिखाई नहीं देता। इस वजह से 1 2 3 जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। अब विकल्प हमें चुनना होगा। चलो विकल्प को देखा जाए, क्या आएगा आपके पास। तो देखिए, बी फॉर बॉल विकल्प 1 2 और 3 की बात कहता है, तो आप विकल्प बी के साथ जाओगे। ठीक है, चलो आगे के प्रश्नों की बात किया जाए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, कौन सा भाग। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे बात नगर पालिका की कही जा रही है तो आप इजीली समझ सकते हो कि आपके पास 74वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। और जब हम 74वां संविधान संशोधन की बात करें, तो भारतीय संविधान में भाग 9 क
को जोड़ा गया है या फिर भाग 9A को जोड़ा गया है, जहाँ पे नगर पालिका से संबंधित हमारे पास कुल 18 अनुच्छेद दिए गए हैं, 243 बी से लेकर के 243 जेड जी तक। तो इस प्रश्न का उत्तर निकल ही गया अब आपके सामने, जो कि 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। तो वो क्या है? भाग 9A। दिस इज द आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या प्रश्न यहाँ पर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक एक करके हम चारों ही कथन को अध्ययन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन उससे संबंधित है या नहीं है। पहला कह रहा है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, पहला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब 74वां संविधान संशोधन लाया गया तो एक नई अनुसूची आपको 12वीं अनुसूची दिखाई देती है इस नगर पालिका से संबंधित, जहां पर विषयों की बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये कुछ नहीं है। ठीक, तो यह भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता ही है, जब हम 74वां संविधान संशोधन का अध्ययन करें, भारतीय संविधान के भाग 9 क में अगर हम जाएं, तो नगर पालिकाओं को 3 प्रकार के बताया गया है। एक है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, और एक आपके पास नगर निगम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपके पास यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना संरचना करता है, तो द्वितीय विकल्प भी आपका सही है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। अब देखिए, यह स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टी में अगर आप जाते हो, तो वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की बात कही गई है, जिनमें कि महिलाओं के भी आरक्षण की बात वहां पर हमें दिखाई देती है। 1/3, कम से कम 1/3। तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपके पास कह रहा है यह केवल निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रायोज्य है। केवल निर्दिष्ट, वो भी कुछ निर्दिष्ट राज्यों की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं, ये सभी राज्यों में प्रायोज्य है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, है ना। और अगर यहीं पे अगर कार्यकाल की अगर बात कर देता, तो कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, निर्भर ये करता है कि अगर अध्यक्ष को लेकर के नगर पालिका अगर अध्यक्ष ले लेते हैं और उनके लिए प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पारित हो जाता है कम से कम 2 वर्ष बीतने के बाद, तो हटना पड़ता है। और मध्यावधि चुनाव आए तो शेषकाल के लिए वो रहेगा, और शेषकाल से भी आधा समय कम से कम बीतना चाहिए नेक्स्ट उनको हटाने के लिए। ये कुछ अन्य बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 1, 2 और 3 सही है। तो हम किस विकल्प के साथ जाएंगे? अब हम हमारे कूट को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तो आपके पास पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3 सही है। मतलब कि हमने जो अपना कॉन्सेप्ट को याद करके जो हमने प्रश्नों को हल किया, वो हमारा बिल्कुल सही निकला। आगे के अगर प्रश्नों की बात किया जाए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। सही नहीं है की बात कही जा रही है। वे सभी स्थान, पहला कह रहे हैं, जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमको क्या बोला है? सही नहीं है। तो आप इस विकल्प को कैंसिल कर दीजिए। दूसरा पढ़ते हैं, जिनकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो। तो यह भी बात सही कही गई है कि 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि जो नगर पालिकाओं की जो संरचना होती है काफी जटिल होती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा, मतलब जनांकिकी आधार वहां पर होना चाहिए, जनसंख्या का घनत्व देखा जाता है। स्थानीय प्रशासन के राजस्व संबंधी क्या उसके पास आधार दिख रहे हैं, उसकी गणना की जाती है। वहां पे कार्यकाल जो पुरुष है वो कम से कम 75% जो है वो गैर कृषि कार्यों में भी होना चाहिए। ऐसी कुछ प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए नगर पालिका परिषद की संरचना हमें एक जटिल के तौर पर दिखाई भी देती है, ये भी आप याद रखोगे, है ना।
अब बोल रहा है जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो। 60% दे दिया, और अभी मैंने आपको बताया कि कम से कम जो कार्यशील पुरुषों की संख्या है वो 75% आपके पास यहाँ दिखाई देना चाहिए। इसके अनुसार जो हमारा ये जो विकल्प है वो आपको क्या दिखाई देता है, गलत। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, लेकिन हमको बोला क्या जो सही नहीं है, तो हमारा यही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा फिर तो। चौथे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए किसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। लेकिन हमें क्या चुनने बोला, हमें चुनने बोला जो कि सही नहीं है उसकी बात करिए। तो आप डी फॉर डॉग को भी सिलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि ये सही है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, सी फॉर कैट की बात यहाँ पे कही जाती है, और आपके पास जो सी है वो आपका विकल्प आंसर के तौर पर लिया जाएगा। हाँ लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने बताया अगर इसके स्थान पे 75% आना था तो वो सही रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कथन और कारण को लेकर के प्रश्न आपके पास दिया गया है और कह रहा है, यहाँ देखिए प्रश्न, प्रश्न कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर से दर्शाया गया है। कथन कह रहा है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं, कथन ये कह रहा है। और कारण कह रहे हैं बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। अब इन्हें अध्ययन करने के पश्चात हमें इसका उत्तर देना होगा। तो देखिए पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किया जाता है, तो बिल्कुल बात सही है। एक बृहत्तर क्षेत्र की, एक बड़े अर्बन एरिया की बात कही गई है इस नगर निगम को लेकर के। अगर आप भारतीय संविधान में अगर आप इसका अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा एक बृहत्तर क्षेत्र की बात कही जाती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र की यहाँ पे बात होती है। तो उसके लिए आपके पास अनुच्छेद 243 क्यों, याद रखेगा अनुच्छेद 243 क्यों के आधार पर आप ये कह सकते हो कि भाई प्रत्येक राज्य में आप ये नगर निगम से संबंधित जहां पे एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किया जाएगा, ये बात कही गई है। मैंने क्या आधार दिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यों के आधार पर आप ये बात कह सकते हो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कारण बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। और अभी अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि हाँ भाई ये जो कारण है ना ये भी सही है कि बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों में अगर आप जाते हो तो आपको नगर निगम को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है कुछ कि जनांकिकी आधार लिया जाएगा, वहां पे जनसंख्या कितनी है, वहां पे जनसंख्या घनत्व कितना है, 400 प्रति वर्ग वाला भी आप देख रहे थे जो मैंने आपको बताया किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में। हमने देखा कि गैर कृषि कार्यों में 75% पुरुष लगे होने चाहिए। हमने देखा कि उस स्थान में राजस्व का एक आधार होना चाहिए स्थानीय स्वशासन को चलाने हेतु। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि काफी जटिल है। तो भाई आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, इसलिए ए फॉर एप्पल इसका आंसर आएगा। क्योंकि क्या दिया गया है, दोनों कथन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण करता है आर। So this is your answer, my dear. Okay. Now moving to next question. अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ये लीजिए प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। ठीक, चार विकल्प है। पहला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अधीन, बी कह रहा है संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन, सी कह रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन अधीन, और डी कह रहे हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। तो यहाँ पे डी फॉर डॉग का ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य जो विवाद होता है उससे संबंधित अंतिम निर्णय लेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए आप
आधार क्या लोगे? तो आधार अगर आपको लेना है तो आप छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 अगर आप अध्ययन करते हो तो उसमें धारा 79 उपखंड 2, मतलब कि धारा 79 उपखंड 2 में यह बात कही गई है। और तब जा करके आप ये जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद का अंतिम निर्णय ले सकता है, इसका एक कॉन्क्रीट आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लीजिए प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? चार विकल्प है। पहला भारत का राष्ट्रपति, बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री और डी कह रहा है राज्य विधान मंडल। अब आंसर तो आपको क्लियर होगा क्योंकि राज्य के अधीन नगर पालिका आपके पास यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो सक्षम है नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए वो है संबंधित राज्य का राज्यपाल, ये आप याद रखोगे। अब संबंधित राज्य का राज्यपाल अधिसूचित कर सकता है, इसके लिए आप आधार कौन सा लोगे? तो आधार के लिए आप भारतीय संविधान के भाग 9 क में आप जाइएगा, वहां पर आपके पास अनुच्छेद 243 P का उपखंड डी दिखाई देगा। क्या कह रहा हूं मैं? अनुच्छेद 243 का P और उसके अंतर्गत आप जाओगे तो उपखंड डी आपको दिखाई देगा जो इसका आधार बनाएगा इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या करने के लिए कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह अधिसूचित क्यों किया जाता है। तो आप भाग 9 का जो नगर पालिका से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ है और जिसमें अनुसूची 12वीं जोड़ी गई है। यह आप एक आधार दे सकते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्न की अगर चर्चा किया जाए तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। ये लीजिए प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा, नहीं होगा। चार विकल्प आपके पास दिए गए। पहला बोल रहा है 20 वर्ष की आयु सीमा पर, बी कह रहा है 21 वर्ष की आयु सीमा पर, सी कह रहा है 19 वर्ष की आयु सीमा पर और डी कह रहा है 18 वर्ष की आयु सीमा पर। अब क्योंकि यहाँ पे बात नगर पालिका का सदस्य चुने जाने की है तो आप यहाँ पे उत्तर जो लोगे वो है 21 वर्ष की आयु सीमा पर। अब इसके लिए आपको एक आधार देना होगा ताकि इससे संबंधित अगर कभी कोई प्रश्न आए तो आपसे बन सके। अब देखिए आधार अगर आपके पास देना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243V में आप जाइएगा। क्या कह रहा हूं मैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243V। जब आप इस अनुच्छेद का अध्ययन करोगे तो आपको जानकारी होगी कि नगर पालिका सदस्य अगर चुनना है तो कम से कम आपके पास 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और उसमें भी उपखंड आप एक में आप पढ़ लोगे इसकी पूर्ण जानकारी इस 243V उपखंड 1 के अंतर्गत। तो आपके पास जो बी विकल्प है वो सही साबित होता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? अर्हता की यहाँ पे बात चल रही है। चलो 5 स्टेटमेंट दिए गए, 5वें स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला बोल रहा अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष की बात कही गई, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट अगर देखें तो बोल रहा है जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया गया मतदाता सूची में, तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से अगर आप इसका स्टडी करोगे तो उसने सिर्फ मतदाता सूची नहीं लिखा है, उसने नगर पालिका मतदाता सूची लिखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है अधूरा है, इसलिए तृतीय जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। चतुर्थ की अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, जबकि उसमें लिखा है लड़ नहीं सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
फिर कह रहा है कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। हाँ, एक साथ कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए वो एक व्यक्ति जो पार्षद और अध्यक्ष चुनाव दोनों के लिए खड़ा हुआ और जीत गया, तो किसी एक पद को ही उसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो 7 दिन के भीतर उसको किसी एक पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कंडीशंस यहाँ पे कही जाती है जो आपको याद रखना। अब अगर आधार की बात करें कि सर ये सब आधार हम कहाँ से लेंगे, तो आपके पास छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 34 के अंतर्गत ये सभी बिंदु आपको दिखाई देता है। धारा 34 के अंतर्गत जहां पर ये कही गई है कि नगर पालिका मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए मैंने इसे क्रॉस किया। वैसे ही अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष, पार्षद पद के लिए 21 वर्ष, एक साथ 2 वार्डों में आप नहीं लड़ सकते, यह भी बात कही गई है। पार्षद पद के लिए आप पार्षद अध्यक्ष पद के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा यदि आप जीत जाते हो, तो ये भी बात कही गई है। तो पुनः कह रहा हूं, आप याद रखोगे छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 34 में आपके पास यह दिखाई देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न में। तो कौन सा विकल्प लोगे आप? 1, 2 और 5। तो देखिए 1, 2 और 5 जो है बी फॉर बॉल आपका आंसर सही आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है। यहाँ पे लगभग 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये लीजिए, क्या कह रहे हैं? नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? नगर पालिका की अवधि को लेकर के प्रश्न कर रहा है। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलते हैं, चलिए। पहला बोल रहा है नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। निर्वाचन परिणाम बोल रहा है भाई, मतलब जब उसका निर्वाचन हो गया, उसका जो रिजल्ट आया उसी दिन से गिना जाता है। तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऐसा क्यों नहीं है, कब से गणना की जाती है? तो उसके लिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोल रहा है? नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही भाई, यही चीज आपके पंचायत में भी होती है। प्रथम तिथि से जो प्रथम बैठक रहेगी ना, उसके आधार पर ही उसके नेक्स्ट फिर 5 वर्ष को गिना जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है बेटा वो हमारा सही होता है। तृतीय अगर बात किया जाए, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिएगा भाई भंग भी हो जाता है, और अगर भंग हो जाता है और तो मध्यावधि चुनाव किया जाएगा, और यदि मध्यावधि चुनाव किया जाता है, विघटन कर दिया जाता है, तो शेष कार्यकाल के लिए फिर वो अपनी उसके मतलब निर्वाचन होता है। ये भी आप याद रखोगे। चलिए बात करें आगे की। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नगर पालिका क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। तो नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। हाँ अभी तो मैंने आपको बताया, अगर 5 वर्ष का विघटन 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रथम सम्मेलन की बैठक से लेकर के, उस बीच अगर मान लीजिए विघटन कर दिया गया 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, तो नेक्स्ट 3 वर्ष के लिए होगा। और ये बात हकीकत भी है भाई, अध्यक्ष पद के लिए अगर कोई बैठ गया है तो वहां पे भी एक प्रावधान दिखता है कि कम से कम 2 वर्ष वो बीत जाए, उसके बाद ही आप प्रत्यावर्तन लाओगे, ऐसा भी है, पढ़ने आपको मिलेगा। और अगर मध्यावधि चुनाव में आया है, प्रत्यावर्तन लाना है, तो आधा समय वो बीत जाए उसके बाद ही आप लाओगे, ऐसी भी बात पढ़ने आपको मिलती है। तो फिलहाल आपके पास जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका सही आता है। यहाँ देखिए पांचवा क्या कह रहा है, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए, फिर से 5 वर्ष बोल रहा है भैया, नहीं बचे हुए समय के लिए रहता है। क्लियर हो गया? अब इसके आधार पर आप अपना आंसर भी चुन लोगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो विकल्प हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इजीली इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, देख लीजिए। अब इससे संबंधित मैं कुछ अन्य तथ्य आपको बता देता हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। अन्य तथ्यों की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू, क्या कहा मैंने, 243 यू, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 यू, और छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961
कि धारा 36 में अगर आप जाते हो और आप अध्ययन करोगे तो आपको यह जानकारी हो जाएगी कि नगर पालिका में जो चुनाव होता है उसके पश्चात जो उसको 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, उसकी गिनती जो होती है वो प्रथम सम्मेलन से होती है। दूसरा, वहीं पे आपको यह पढ़ने मिलेगा धारा, जो मैं यहाँ पर 36 की बात किया हूँ, छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 के तहत और 243 यू के तहत, तो आपको यह भी जानकारी होगी कि यदि विघटन हो जाता है तो केवल शेष बचे हुए समय के लिए ही एक जो नव निर्वाचित आएंगे सदस्य वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट को सॉल्व किया हूँ और आंसर आपके सामने था। चलिए बढ़ा जाए तो इसका इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या आया है, तो वो आया है आपके पास 2 3, मतलब कि जो हमें चुनना था, मतलब कि हमें चुनना था कौन सा सही है, तो 2 3 और 4 जो था वो हमारा सही था, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं, चलो यहाँ देखें, ये देखिए बी फॉर बॉल 2 3 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, ये लीजिए। प्रश्न कह रहा है नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है। प्रत्यावर्तन मतलब कि उनको उनके स्थान से हटाना, प्रत्यावर्तन। अब एक एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पर फिर हम आंसर देते जाएंगे। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती। अब भाई देखिए 3/4 सदस्य तो हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो परिषद का 3/4 सदस्य होना चाहिए, लेकिन निर्वाचित सदस्य, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। अब ये स्टेटमेंट सही हुआ क्योंकि निर्वाचित सदस्य, ये पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा। नहीं, कलेक्टर कार्यवाही करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। हाँ, लेकिन बहुमत की बात कही जाती है। बहुमत कैसे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए, उससे आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए अगले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगला स्टेटमेंट आपके पास ये दिया गया है, यहाँ देखेंगे सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो अब स्टेटमेंट सही है क्योंकि सामान्य मतदाताओं द्वारा, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां लिखा गया है सामान्य मतदाताओं के द्वारा आधे से अधिक, आधे से अधिक मतलब कि 50 + 1%, तो हो गया आपका बहुमत, उसे ही तो कहेंगे बहुमत। मतलब क्या हुआ, आधे से अधिक 50 + 1%। तो भाई ये आपका क्लियर हो गया, सही है। तो बोल रहा है सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अब 2/3 क्या, हमने तो यहाँ पे बात किया ना कि बहुमत से, तो आपका यहाँ पे जो 5वां स्टेटमेंट भी दिखाई देता है जहां पे सामान्य बहुमत को लेकर के किससे जोड़ रहा है वो 2/3। तो 2/3 वाला भी जो स्टेटमेंट रहेगा बेटा, वह स्टेटमेंट को भी आप क्या सही नहीं लोगे, जो आपके पास 5वां दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3/4 निर्वाचित सदस्यों के लिए दिया गया है। और सामान्य तौर पर अगर मैं मतदाताओं की बात करूं तो वहां पे कहा गया आधे से अधिक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, धारा 47 की बात कर रहा हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961 में यह दिया गया है। वहां पे ये बात कही गई है कि अगर सामान्य मतदाता है और वो प्रत्यावर्तन में भाग लेना चाह रहे हैं तो आधे से अधिक उस प्रत्यावर्तन के पक्ष में अगर मत देते हैं तो प्रत्यावर्तन किया जाएगा। दूसरा, हमने उसी के अंतर्गत पढ़ा कि परिषद के 3/4 जो निर्वाचित सदस्यों का हस्ताक्षर अगर कर दिया जाता है तो प्रस्ताव जो है, उस प्रस्ताव पे, प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर, तो वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो 3/4 वाला भी हमने सही ले लिया। उसी छत्तीसगढ़ परिषद अधिनियम 1961 के धारा 47 के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं बेटा कि यदि अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, यदि अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो कम से कम 2 वर्षों तक आप प्रत्यावर्तन नहीं लाओगे, 2 वर्ष बीत जाने के बाद आप प्रत्यावर्तन लाओगे। और यदि मध्यावधि चुनाव से अगर वो अध्यक्ष आया है तो कम से कम आधा वर्ष उसका बीतना चाहिए, बचे हुए जिस भी शेष काल के लिए वो आया था, ये कही जाती है बेटा।
और ये भी कहा जाता है कि अध्यक्षों के लिए उसके पूर्ण कार्यकाल के वक्त केवल एक बार ही आप प्रत्यावर्तन ला सकते हो। धारा 47 इसमें छत्तीसगढ़ नगर पालिका परिषद अधिनियम 1961। अब उसके आधार पर आप यहाँ देख लो, तो आप पांचवा भी आप नहीं लोगे बेटा। छठा कह रहा है पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो सही है। सातवां कह रहा है पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की, 2 बार वाला तो है नहीं भाई, 1 बार वाली बात है, तो ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। अब इसके आधार पर आप स्टेटमेंट अब आप चुन लोगे बेटा, दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा जो आया है बेटा वो आया है दूसरा, चौथा और छठवां हमारा सही आया है। उसके आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दूसरा, चौथा, छठवां आ रहा है क्या। तो देखिए दूसरा, चौथा और छठवां जो है विकल्प बी में दिया गया है। तो ये हमारा आज का प्रश्न जो मैंने आप सभी के सामने लाया। ऐसे ही एक और कल लेक्चर में लेकर के आऊंगा जिसमें कि 74वां संविधान संशोधन 1952 जिसे 1 जून 1993 में हमने लागू किया। भारतीय संविधान में भाग 9 क और 12वीं सूची जोड़ी गई, 18 नए अनुच्छेद दिखाई दिए गए हैं। 243 बी से 243 जेड जी जो नगर पालिका के संरचनाओं की बात करता है, उनके कार्यकाल की बात करेगा, उनके सदस्यों की इत्यादि इत्यादि। कल एक लास्ट लेक्चर है इससे संबंधित, फिर हम अन्य सीरीज की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को माय डियर हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।